आज हमारे सामने है क्लास 10th साइंस के दो बहुत डिटेल्ड वीडियो लेक्चर्स और हमारा फोकस है एक ऐसे चैप्टर को जो फिजिक्स को मैजिकल बना देता है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये एक लास्ट मिनट रिवीजन जैसा है, लेकिन हम सिर्फ रट्टा नहीं मारेंगे। बिल्कुल। हमारा मिशन है इन लेक्चर्स के हर इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को निचोड़कर समझना। मैग्नेट्स के बेसिक बिहेवियर से लेकर हमारे घरों में दौड़ रही बिजली की सेफ्टी तक, वील अनपैक एवरीथिंग। बिल्कुल। और हम सिर्फ व्हाट पर नहीं, वाई पर फोकस करेंगे। जैसे बोर्ड एग्जाम्स का वो फेवरेट सवाल कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को काट क्यों नहीं सकती। हम इसका जवाब ऐसे समझेंगे कि भूलना मुश्किल हो जाए। मतलब इस चर्चा के बाद कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए। ओके, लेट्स गेट इनटू इट। सबसे पहले एक एकदम बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। ये मैग्नेट, ये चुंबक, आखिर होता क्या है? हम सबने इसके साथ खेला है, पर ये करता क्या है? मतलब इसकी डेफिनेशन क्या है? हाँ, हमें पता है कि ये लोहे, निकल, कोबाल्ट जैसी चीजों को अपनी तरफ खींचता है। और वो क्लासिक बार मैग्नेट तो देखा ही है, जिसके एक सिरे पर N और दूसरे पर S लिखा होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। और इन पोल्स का व्यवहार ही मैग्नेटिज्म की पूरी कहानी की फाउंडेशन है। एक जैसे पोल्स यानी नॉर्थ के सामने नॉर्थ या साउथ के सामने साउथ एक दूसरे को पसंद नहीं करते, वो रिपेल करते हैं, दूर धकेलते हैं। और ऑपोजिट पोल्स नॉर्थ और साउथ एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये नेचर का एक फंडामेंटल रूल है। यहाँ पर एक बात मुझे हमेशा थोड़ी कंफ्यूजिंग लगती है। कहते हैं कि अगर एक बार मैग्नेट को धागे से लटका दें तो वो घूमकर अर्थ के नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है, और जो सिरा अर्थ के जियोग्राफिकल नॉर्थ की तरफ पॉइंट करता है उसे हम मैग्नेट का नॉर्थ पोल कहते हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही है। वेट अ मिनट, अगर अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट करते हैं तो मैग्नेट के नॉर्थ पोल को तो अर्थ के जियोग्राफिकल साउथ की तरफ अट्रैक्ट होना चाहिए था, नॉर्थ की तरफ क्यों? ब्रिलियंट क्वेश्चन। ये एक बहुत कॉमन कंफ्यूजन है और इसे क्लियर करना जरूरी है। असल में हमारी प्लैनेट अर्थ खुद एक बहुत बड़ा मैग्नेट है, लेकिन ट्विस्ट ये है कि अर्थ का जो जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल है, यानी वो जगह जिसे हम नॉर्थ पोल कहते हैं, उसके अंदर छिपे विशाल मैग्नेट का मैग्नेटिक साउथ पोल है, और अर्थ के जियोग्राफिकल साउथ पोल के पास मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है। इसीलिए हमारे छोटे मैग्नेट का नॉर्थ पोल अर्थ के मैग्नेटिक साउथ पोल, जो कि जियोग्राफिकल नॉर्थ में है, उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। तो ये बात है, मतलब अर्थ का मैप वाला नॉर्थ और मैग्नेट वाला नॉर्थ, ये दो अलग अलग चीजें हैं। इसी प्रिंसिपल पर कंपास काम करता है ना? एग्जैक्टली। कंपास के अंदर की छोटी सी सुई खुद एक टाइनी मैग्नेट होती है। उसका नॉर्थ पोल हमेशा अर्थ के मैग्नेटिक साउथ की तरफ पॉइंट करता है, जिससे हमें नॉर्थ डायरेक्शन का पता चलता है। और अगर कोई और मैग्नेट पास ले आए तो उसकी सुई तुरंत डिफ्लेक्ट हो जाएगी, क्योंकि अब वो उस लोकल मैग्नेट के फील्ड को रिस्पॉन्ड कर रही है। सुई जितनी ज्यादा डिफ्लेक्ट होगी, मैग्नेट उतना ही स्ट्रांग होगा। ठीक है, तो लाइक पोल्स रिपेल करते हैं और अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट। पर सवाल ये है कि उन्हें पता कैसे चलता है कि दूसरा पोल पास में है? क्या वो हवा में कोई इनविजिबल मैसेज भेजते हैं? एक तरह से हाँ, वो इनविजिबल मैसेज ही मैग्नेटिक फील्ड है। इसे आप वाईफाई राउटर की तरह समझ सकते हैं। ओके। राउटर के चारों तरफ एक इनविजिबल फील्ड होता है, जिसमें आपका फोन इंटरनेट पकड़ता है। दूर जाने पर सिग्नल वीक हो जाता है। वैसे ही मैग्नेट के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, जिसमें लोहे जैसी चीजें इसका सिग्नल या फोर्स फील करती हैं। और इसे हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ, कैपिटल बी से। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसकी स्ट्रेंथ भी है और डायरेक्शन भी। ओके, तो इस इनविजिबल फील्ड को हम देख तो सकते नहीं, तो फिर इसे समझते कैसे हैं? साइंटिस्ट्स इसे ड्रॉ कैसे करते हैं? इसे विजुअलाइज करने के लिए हम इमेजिनरी लाइंस का इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं। ये सिर्फ एक टूल है। इनका डायरेक्शन पता करने का एक सिंपल तरीका है। सोचो कि फील्ड में किसी पॉइंट पर आपने एक आजाद नॉर्थ पोल रख दिया। वो जिस रास्ते पर भागेगा, वही फील्ड लाइन का डायरेक्शन है। सो ये फील्ड लाइंस सिर्फ इमेजिनेशंस है, पर साइंटिस्ट ने इनके लिए कुछ रूल्स बनाए हैं, राइट? और मैंने सुना है कि एक रूल तो एग्जाम्स के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। हाँ, इनकी प्रॉपर्टीज समझना बहुत जरूरी है। पहली प्रॉपर्टी, मैग्नेट के बाहर ये लाइंस नॉर्थ पोल से निकलती हैं, इमर्ज करती हैं। हाँ, और साउथ पोल में एंटर करती हैं, एक झरने की तरह। दूसरी प्रॉपर्टी, मैग्नेट के अंदर ये अपना रास्ता पूरा करती हैं, साउथ से नॉर्थ की तरफ जाकर। मतलब ये क्लोज कंटिन्यूअस लूप्स बनाते हैं। एग्जैक्टली। ये कहीं से शुरू या खत्म नहीं होती।
और वो सबसे इम्पोर्टेंट रूल कि ये कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। ये इतना बड़ा डील क्यों है? इसे ऐसे समझिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का हर पॉइंट एक स्पेसिफिक डायरेक्शन बताता है। अगर दो लाइंस एक दूसरे को काट देती तो उस इंटरसेक्शन पॉइंट पर कितने डायरेक्शन हो जाते? दो। अब अगर आप वहां पर एक कंपास रखते तो उसकी सुई को एक ही समय पर दो अलग अलग दिशाओं में पॉइंट करना पड़ता, जो कि फिजिकली इम्पॉसिबल है। राइट, एक सुई एक साथ दो जगह कैसे पॉइंट कर सकती है? कर ही नहीं सकती। इसीलिए टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट। ये लॉजिक बोर्ड एग्जाम्स में लिखना बहुत जरूरी है। गॉट इट। और एक और प्रॉपर्टी है, जहां ये लाइंस पास पास होती हैं वहां फील्ड स्ट्रांग होता है, राइट? जैसे पोल्स के पास। बिल्कुल, पोल्स पर फील्ड स्ट्रांगेस्ट होता है क्योंकि सारी लाइंस वहीं से निकल रही हैं या वहीं एंटर कर रही हैं। वहां पर सबसे ज्यादा क्राउडिंग होती है और मैग्नेट से दूर जाने पर लाइंस फैल जाती हैं, मतलब फील्ड वीक हो जाता है। वो आयरन फाइलिंग्स वाला एक्सपेरिमेंट इसी का परफेक्ट विजुअल प्रूफ है ना? हाँ बिल्कुल। जब आप आयरन फाइलिंग्स छिड़कते हैं तो वो खुद को इन्हीं लाइंस के पैटर्न में अरेंज कर लेती हैं और पोल्स पर जाकर चिपक जाती हैं। सदियों तक साइंस की दुनिया में इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दो अलग-अलग कहानियां थी। And then one day in 1820, a professor named Hans Christian Ørsted was giving a lecture, and purely by accident, he discovered something that changed the world forever. ये साइंस की सबसे बड़ी एक्सीडेंटल डिस्कवरीज में से एक थी। अर्स्टेड ने देखा कि जब भी वो अपने सर्किट में करंट ऑन करते थे तो पास में रखा कंपास हिलने लगता था। करंट बंद, सुई वापस अपनी जगह पर। इसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता था, करंट कैरिंग वायर अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बना रहा था। ये वायर खुद एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा था। यहीं से इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की फील्ड पैदा हुई। तो उन्होंने ये भी ऑब्जर्व किया होगा कि ये फील्ड किन चीजों पर डिपेंड करता है। जैसे अगर करंट बढ़ा दें तो क्या होगा? हाँ बिल्कुल। उन्होंने 3 मेन ऑब्जर्वेशंस की। पहली, करंट। जितना ज्यादा करंट उतनी ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। कंपास की सुई उतना ही ज्यादा डिफ्लेक्ट होती थी। ओके। दूसरी, डिस्टेंस। वायर से जितना दूर जाते थे फील्ड उतना ही वीक होता जाता था। और तीसरी, डायरेक्शन। अगर वायर में करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर दी तो कंपास की सुई भी ऑपोजिट डायरेक्शन में घूमने लगती थी। मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी रिवर्स हो गया? बिल्कुल। ओके। तो एक करंट कैरिंग वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड तो है, पर उसका डायरेक्शन क्या होगा? वो सर्कुलर होगा, स्ट्रेट होगा, कैसा होगा? इसका पता लगाने के लिए एक बहुत सिंपल रूल है, मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। इमेजिन कीजिए कि आपने तार को अपने दाहिने हाथ में पकड़ा हुआ है और आपका अंगूठा करंट की डायरेक्शन में है। ठीक है। तो आपकी उंगलियां जिस डायरेक्शन में तार पर घूमकर उसे पकड़ेंगी वही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन होगा। अच्छा, तो एक सीधे तार के लिए फील्ड लाइंस कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की तरह होंगी, वायर सेंटर में और सर्कल्स उसके चारों तरफ। व्हाट अबाउट अ सर्कुलर लूप? एक गोल तार में क्या होगा? सर्कुलर लूप में भी हर छोटा हिस्सा कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनाता है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि लूप के सेंटर में ये सारे छोटे छोटे फील्ड्स एक ही डायरेक्शन में ऐड हो जाते हैं, जिससे सेंटर में फील्ड लाइन बिल्कुल स्ट्रेट और बहुत स्ट्रांग हो जाती है। और लूप का एक फेस नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा और दूसरा साउथ पोल की तरह, ये कैसे पता चलेगा? उसके लिए भी एक हैंडी रूल है, द क्लॉक फेस रूल। आप लूप को सामने से देखिए। अगर करंट घड़ी की सुइयों की तरह यानी क्लॉकवाइज बह रहा है तो वो फेस साउथ पोल होगा। क्लॉकवाइज इज साउथ। हाँ, और अगर करंट घड़ी से उल्टा यानी एंटी क्लॉकवाइज बह रहा है तो वो फेस नॉर्थ पोल होगा। अब अगर हम ऐसे बहुत सारे सर्कुलर लूप्स को एक दूसरे के बगल में लपेट दें, एक स्प्रिंग या स्लिंकी की तरह, तो उसे सोलेनॉइड कहते हैं, राइट? एग्जैक्टली। और सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल एक बार मैग्नेट जैसी होती है। एक सिरा नॉर्थ पोल, दूसरा साउथ पोल। लेकिन इसकी सबसे खास बात यह है कि एक लंबे सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रांग और परफेक्टली यूनिफॉर्म होती है। यूनिफॉर्म मतलब अंदर हर पॉइंट पर फील्ड की स्ट्रेंथ और डायरेक्शन सेम रहती है। तो एक सोलेनॉइड खुद एक मैग्नेट है। इसे और पावरफुल कैसे बनाया जा सकता है? उसके अंदर एक सॉफ्ट आयन का पीस डाल दीजिए, जिसे कोर कहते हैं। अब यह बन जाता है एक इलेक्ट्रोमैग्नेट। सॉफ्ट आयन कोर सोलेनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड को कई गुना मैग्नीफाई कर देता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेट का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये टेम्पररी है। बिल्कुल। और यही ऑन डिमांड मैग्नेटिज्म इसका सुपर पावर है। सोचिए, स्क्रैपयार्ड में वो बड़ी बड़ी क्रेन्स जो कार्स उठाती हैं, वो जायंट इलेक्ट्रोमैग्नेट्स ही तो हैं। अच्छा। करंट ऑन, कार चिपक गई, उसे सही जगह ले जाकर करंट ऑफ किया, कार नीचे गिर गई। परमानेंट मैग्नेट से ये करना इम्पॉसिबल होता।
और हम इसकी स्ट्रेंथ भी कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ, करंट से स्ट्रेंथ कंट्रोल कर सकते हैं और करंट की डायरेक्शन बदलकर इसकी पोलैरिटी भी कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। Yeah. तो इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म बन गया। अब कहानी का दूसरा और भी फैसिनेटिंग पार्ट, क्या होगा अगर हम एक करंट कैरिंग वायर को, जो खुद एक छोटा मैग्नेट है, Right. किसी दूसरे बड़े मैग्नेट की फील्ड में रख दे? तो क्या होगा? क्या दोनों फील्ड्स आपस में इंटरैक्ट करेंगे? जरूर करेंगे, और जब दो मैग्नेटिक फील्ड्स इंटरैक्ट करते हैं तो एक फोर्स पैदा होता है। इसका मतलब उस करंट कैरिंग वायर पर एक धक्का लगेगा, अ फोर्स विल बी एक्सर्टेड, और वो मूव करने लगेगा। और उस फोर्स का डायरेक्शन कैसे पता चलेगा? उसके लिए भी कोई रूल है? हाँ, और ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन रूल है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड, ओके। अपने उल्टे हाथ की पहली 3 उंगलियों, अंगूठा, थंब, पहली उंगली, फोरफिंगर, और बीच की उंगली, मिडिल फिंगर को ऐसे खोलो कि वो एक दूसरे से 90 डिग्रीज पर हों। जैसे XYZ एक्सिस होती है या कमरे का कोई कोना? बिल्कुल। अब बस एक निमोनिक याद रखिए, FBI। फोरफिंगर को फील्ड की डायरेक्शन में रखिए, मतलब मैग्नेटिक फील्ड। F फॉर फोरफिंगर, F फॉर फील्ड। मिडिल फिंगर को I यानी करंट की डायरेक्शन में रखिए। M फॉर मिडिल, I फॉर करंट, FBI। हाँ, तो आपका थंब यानी अंगूठा अपने आप फोर्स या मोशन की डायरेक्शन बता देगा। FBI। फोर्स B, फील्ड I, करंट। सिंपल। और ये फोर्स किन चीजों पर डिपेंड करती है? 3 चीजों पर। मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ B, वायर में बह रहा करंट I, और वायर की लेंथ L, जो फील्ड के अंदर है। और ये फोर्स मैक्सिमम कब होती है? फोर्स सबसे ज्यादा तब होती है जब करंट और फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, और अगर करंट फील्ड के पैरेलल बह रहा हो तो फोर्स 0 हो जाती है। उस वायर पर कोई धक्का नहीं लगेगा। ये सब तो फिजिक्स लैब्स और क्रेन्स में हो रहा है, पर ये सब हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी है उससे कैसे जुड़ा है? ये सीधे तौर पर जुड़ा है। हमारे घरों में जो मेन सप्लाई आती है उसमें 3 तरह के वायर्स होते हैं। पहला है लाइव वायर, जिसका इंसुलेशन अक्सर लाल होता है। ये हाई पोटेंशियल 220V पर होता है। सारा करंट यही लाता है। हाँ। दूसरा है न्यूट्रल वायर, काले रंग का, जो 0 पोटेंशियल 0V पर होता है और सर्किट को कंप्लीट करता है। और तीसरा है अर्थ वायर, हरे रंग का। ये हमारा बॉडीगार्ड है, अ सेफ्टी वायर। और घरों में सारी अप्लायंसेस जैसे टीवी, फैन, फ्रिज सब पैरेलल में कनेक्ट की जाती है, सीरीज में नहीं। ऐसा क्यों? हम उन्हें एक लंबी चेन में क्यों नहीं जोड़ देते, जैसे दिवाली की लाइट्स? अगर हम सीरीज में जोड़ देंगे तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। पैरेलल कनेक्शन के 3 मेन फायदे हैं। पहला, हर अप्लायंस को पूरा 220V का वोल्टेज मिलता है, सीरीज में वोल्टेज बढ़ जाता। दूसरा, हर अप्लायंस अपनी जरूरत के हिसाब से अलग अलग करंट ड्रॉ कर सकती है। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर एक अप्लायंस खराब हो जाए या आप उसे बंद कर दें तो बाकी सब चलती रहती हैं। सीरीज में एक बल्ब फ्यूज हुआ तो पूरी लड़ी बंद। अब सेफ्टी की बात करते हैं। आपने अर्थ वायर को बॉडीगार्ड कहा, वो कैसे बचाता है और ये फ्यूज क्या चीज है? पहले अर्थिंग को समझते हैं। फ्रिज, वॉशिंग मशीन या आयरन जैसी मेटल बॉडी वाली अप्लायंसेस के प्लग में आपने एक मोटा तीसरा पिन देखा होगा। हाँ, दिखा है। वो अर्थ पिन है। ये अप्लायंस की मेटल बॉडी को एक तार के जरिए घर के बाहर जमीन में गहरे दबे एक मेटल प्लेट से जोड़ता है। खुदा ना खास्ता अगर अंदर कोई तार कटकर मेटल बॉडी से टच हो जाए तो पूरी बॉडी में करंट आ जाएगा। ओह, दैट्स डेंजरस। बहुत। जैसे ही आप उसे छुएंगे आपको एक जोर का शॉक लगेगा। लेकिन अर्थिंग होने पर वो सारा लीक्ड करंट अर्थ वायर के लो रेजिस्टेंस रास्ते से सीधा जमीन में चला जाता है और आप बच जाते हैं। और फ्यूज, वो कैसे काम करता है? फ्यूज हमारे सर्किट का सैक्रिफिशियल सोल्जर है। ये एक पतले तार का टुकड़ा होता है जो एक ऐसे अलॉय से बना होता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है। ओके। इसे सर्किट में सीरीज में लगाया जाता है। जब भी सर्किट में करंट एक सेफ लिमिट से ज्यादा हो जाता है तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की वजह से ये फ्यूज वायर गर्म होकर पिघल जाता है, सर्किट टूट जाता है और पावर सप्लाई बंद हो जाती है। ये खुद शहीद होकर हमारी महंगी अप्लायंसेस को जलने से बचा लेता है। और ये करंट सेफ लिमिट से ज्यादा कब होता है? 2 कॉमन सिचुएशंस हैं, ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किटिंग। ओवरलोडिंग का मतलब है आपने एक ही सॉकेट पर एक्सटेंशन बोर्ड लगाकर हीटर, आयरन, माइक्रोवेव सब चला दिया। सर्किट पर उसकी कैपेसिटी से ज्यादा लोड पड़ गया, ज्यादा करंट खींचने लगा। हाँ। और शॉर्ट सर्किट तब होता है जब गलती से लाइव और न्यूट्रल वायर आपस में सीधे टच हो जाते हैं। ऐसा होने पर सर्किट का रेजिस्टेंस लगभग 0 हो जाता है और ओम्स लॉ के हिसाब से करंट खतरनाक रूप से हाई हो जाता है, जिससे आग भी लग सकती है। बिल्कुल। इन दोनों ही केसेस में फ्यूज उड़ जाता है और हमें बचा लेता है।
तो हमने देखा कि कैसे करंट एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है और कैसे एक मैग्नेटिक फील्ड करंट पर फोर्स लगा सकती है। ये इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का एक गहरा टू वे रिलेशनशिप है। असल में ये दो अलग अलग फोर्स हैं ही नहीं, ये एक ही फंडामेंटल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के दो चेहरे हैं। यहाँ एक सवाल सोचने के लिए है जो हमें अगले चैप्टर की तरफ ले जाएगा। हमने देखा कि इलेक्ट्रिसिटी और वायर से मोशन मतलब फोर्स पैदा हो सकता है। क्या इसका उल्टा भी पॉसिबल है? मतलब? क्या हम मैग्नेटिज्म और मोशन का यूज करके बिना बैटरी के इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं? What if we move a magnet near a coil of wire? What might happen then? इस सवाल पर सोचिएगा।